नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठन के साथ विपक्षी दलों ने लोगों से की भारत बंद को सफल बनाने की अपील। पूर्व संध्या पर निकाला प्रतिवाद मार्च, सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम। लूट के कई मामलों का खुलासा, गायघाट और बेनीबाद से पकड़े गए 5 लुटेरे, हथियार और लूट की सामान बरामद। और चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचे सवार, आतिशबाजी में 4 दुकानें जलकर हो गई खाक। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले 12 दिनों से दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में मंगलवार 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। बंद को सफल बनाने के लिए विपक्षी दलों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन करते हुए लोगों से सहयोग करने की अपील की है। भारत बंद के मद्देनजर मुजफ्फरपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। किसानों के आंदोलन के समर्थन में AIDSO और AIDYO की ओर से मशाल जुलूस निकालकर नए कृषि अध्यादेश वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक किसानों की मांग को माना नहीं जाता तब तक विरोध जारी रहेगा। इस क्रम में किसानों के समर्थन में मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसान मजदूर विरोधी ये जो 3 काला कानून है, जो आज रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली आदि तमाम जो ये सामाजिक उपक्रम है, जो सार्वजनिक उपकरण है, इसका निजीकरण के साथ आज कृषि के क्षेत्र में जमीन पर कृषि और किसानों पर कृषि के क्षेत्र में निजीकरण की नीति, ये जो 3 काला कानून है, कृषि के क्षेत्र में उद्योगपतियों कंपनियों को के हवाले में पूरे कृषि के क्षेत्र को सौंपने की ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की साजिश है, इसके खिलाफ आज हम पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। हम इस किसान आंदोलन के साथ हैं और इस किसान आंदोलन के साथ तब तक रहेंगे जब तक यह जो 3 कृषि काला कानून है जब तक वापस नहीं हो जाती। 8 दिसंबर के बंद का आह्वान क्यों किया आप लोगों ने? यस, 8 दिसंबर को जो ऑल पूरे भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, हम इसका समर्थन करते हैं। ये जो खासकर 3 कृषि बिल है, काले कानून है, इसके खिलाफ में ये 250 किसान संगठनों की ओर से ये भारत बंद का आह्वान किया गया है। हम इस कृषि बिल के खिलाफ है और इसके समर्थन में है। भारत बंद में भी हम साथ रहेंगे और सड़कों पर रहेंगे। इधर किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने भी सड़क पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार शाही ने कहा कि जमीन किसान की, लेकिन खेती कॉरपोरेट को सौंपने की तैयारी में नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ कृषि कानून लाया गया है। हम लोग उसके विरोध में यहाँ पर नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किए हैं। यह जो कानून है, किसानों की ज़मीन और खेती कॉरपोरेट को सौंपने की तैयारी है। अतः देश भर में किसान आंदोलित हैं। उन किसानों के समर्थन में हम लोग यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं। जब तक यह कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। आज हमने पुतला दहन किया है, कल भारत बंद का हम लोग समर्थन कर रहे हैं और आगे और भी कार्यक्रम का ऐलान किया जाएगा। बेनीबाद OP पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर कई मामलों का खुलासा किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से कई हथियार, लूट के सामान और नशीले पदार्थ बरामद हुए। गायघाट पुलिस ने बेरुआ के पास घेराबंदी कर बाइक सवार 3 अपराधियों को दबोच लिया। पकड़े गए कन्हारा के गुड्डू और राजा के साथ रादो मझौली के रत्नेश कुमार के पास से
BR06 CJ 8755 नंबर की अपाचे बाइक, 3 पैकेट करीब 1.5 किलो चरस, चोरी की गई लैपटॉप बरामद हुई। इन सभी पर गायघाट और बोचहां थाने में कई मामले दर्ज हैं। एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि बेनीबाद के पिरौचा हनुमान मंदिर के पास वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए 6 अपराधियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। भागने वाले विशाल सिंह, मुकेश यादव, बादल मंडल और विकास झा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। वहीं पकड़े गए गंज चौक, कबीरचक, दरभंगा के जयमंगल विश्वकर्मा और सूरज कुमार शर्मा के पास से 1 लोडेड पिस्टल, 1 गोली और 1 मोबाइल बरामद किया गया। एसएसपी ने कहा कि इन सभी का आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में पिछले 24 घंटे में 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो कि इनके विरुद्ध कई आधे दर्जन से अधिक केसेस हैं। इसमें से अधिकतर केसेस हत्या, लूट के और एनडीपीएस के हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस को, नगर पुलिस अधीक्षक को एवं डीएसपी ईस्ट को सूचना मिली कि कुछ अपराधी गायघाट थाना क्षेत्र और बेनीबाद थाना क्षेत्रों में इकट्ठा होकर लूटपाट करने और ड्रग्स सप्लाई के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसमें क्यूआरटी टीम के द्वारा मौका वारदात पर रेड की गई। रेड के दौरान 2 पिस्टल, बाइक और इसके अलावा ड्रग्स बरामद किया गया। और जब इन सभी अपराधियों से अलग अलग थानों में पूछताछ की गई तो इन्होंने अन्य कांडों में भी अपनी संलिप्तता बताई है। पूर्व में भी इनका लगभग आधा दर्जन केसेस में इनके विरुद्ध लूट के इनका आधा दर्जन केसेस में इनकी संलिप्तता रही है। थैंक यू। क्या क्या बरामद इनके पास है? इनके पास से 2 पिस्टल बरामद हैं। इसके अलावा एनडीपीएस का 1.5 किलो के आसपास चरस बरामद है। इसके अलावा बाइक और लूटा हुआ मोबाइल एवं लैपटॉप भी बरामद किया गया। कुछ बड़े अपराधी इसमें से इसमें कुछ बड़े अपराधी हैं जिनके ऊपर आधा दर्जन से अधिक केसेस हैं, जो कि गायघाट में है, दरभंगा में भी है इसके विरुद्ध केसेस इन अपराधियों के। इसके अलावा बोचहां थाने में भी इनके ऊपर विरुद्ध केसेस हैं। किसी पार्टिकुलर गिरोह को चिन्हित किया गया? ये पर्टिकुलर गिरोह ऐसा था जो कि बेनीबाद और गायघाट के एरिया में ये लोग दरभंगा की ओर से आते थे और कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग थे जो जिनकी स्थानीय अपराधियों की मदद के साथ में ये लोग वहाँ पे अपराध को अंजाम देते थे, तो उसको रोकने में पुलिस को सफलता मिली है। सोमवार को गायघाट के हनुमान नगर के पास एक चलती कार में आग लग गई। कार में बैठे कांटा निवासी अभिषेक और एक अन्य युवक ने किसी तरह गाड़ी से निकलकर जान बचाई। इन दोनों को आधी गाड़ी जल जाने के बाद आग लगने का एहसास हुआ। देखते ही देखते गाड़ी धू धू कर जल गई, लेकिन कार पर सवार दोनों युवक बाल बाल बच गए। इधर रविवार की रात शादी में हुई आतिशबाजी से नई बाजार सब्जी मंडी के पास की 4 दुकानें जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकानदारों की माने तो आग लगने से लाखों की क्षति हुई है। रातें बाराती जा रहा था, फटाखा लोग आपस में सब छोड़ रहे थे, उससे जल गया। सब छोड़ के आ गया। मोहल्ले वाले सब है, वो लोग पूरा इकट्ठा होकर बुझाएं, फायर ब्रिगेड आया, सब बुझाए हैं, सब जाके काबू में आया। बाकी सब सामान जल गया। मेरा फल का दुकान है। कितना नुकसान? वही 30-40 हज़ार का सामान सब था। बगल में पान का दुकान है, पूरा गुमती सब जला गया, पूरा सामान सब खराब है। हाँ, फायर ब्रिगेड बहुत हम लोग का क्षति, बहुत नुकसान हो गया। हम लोग तो गरीब आदमी है, इधर से लेके अपन दौड़ी दुकान करके रोजी रोटी चलाते हैं। हाँ, कर्जा भी हम लेके रोज करके उसी में देते हैं। मेरा पूरा का नुकसान आप यहाँ पर देखिए सर, हम कहाँ से लाएंगे, घर कैसे चलाएंगे? 8 परिवार का घर है मेरा, जल गया पूरा जल के एकदम सफाई, पूरा कुछ नहीं बचा। सब्जी का दुकान लगाती थी? सब्जी का पूरा सब्जी, मतलब कि पूरा आइटम सर देख लीजिए। कोई नहीं देखने सुनने वाला। यहाँ पर के भाई लोग सब उठे तो पानी बाल्टी पटाए, नहीं मुझा तो दमकल के बुलाए तो उसके मुझाया। सोनी देवी। सब्जी का है। घर तो सर बगल में है, किराया लेके रहते हैं पर रोजी रोटी के चलते हैं। आंदोलनरत किसानों के समर्थन में मंगलवार 8 दिसंबर को आहूत भारत बंद को देखते हुए मंगलवार को होने वाले परीक्षाओं को बिहार विश्वविद्यालय ने स्थगित कर दिया है। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक मनोज कुमार ने बताया कि 30 सेंटरों पर कई प्रकार की परीक्षाएं आयोजित होने वाली थीं। छात्र हित में निर्णय लेते हुए परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इसकी तिथियों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। 30
केंद्रों पर लगभग बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षाएं आयोजित हैं। 8 तारीख को भी परीक्षाएं हमारी आयोजित होने वाली थी। विभिन्न महाविद्यालयों और केंद्राधीक्षकों ने अनुरोध किया कि उनकी कुछ समस्याएं हैं, वो 8 तारीख को परीक्षा ले पाने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा को स्थगित किया जाए। तदनुसार विश्वविद्यालय ने माननीय कुलपति महोदय से आदेश प्राप्त करके 8 तारीख को होने वाली विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है और नवीन तिथि जारी कर दी है। नेक्स्ट डेट कब से है? सबकी तिथि अलग अलग, लगभग 10 परीक्षाएं हैं जो 8 तारीख को आयोजित थी, वो सारी स्थगित हुई हैं और 10 परीक्षाओं की तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं, नोटिफाई हो गया है। मीनापुर के राजद विधायक ने सोमवार को जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह को पत्र लिखकर कोरोना काल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर करोड़ों के गबन किए जाने की शिकायत की है। विधायक मुन्ना यादव ने बताया कि जिस टेंट हाउस को 2 करोड़ 28 लाख रुपए का भुगतान किया गया, उस टेंट हाउस का कहीं अता पता भी नहीं है, जबकि अंचल कार्यालय में 4 करोड़ से अधिक राशि का बिल जमा है। विधायक ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग जिलाधिकारी से की है। आज हमको लगता है मार्च से और अभी तक पूरा विश्व, देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट को झेल रहा है। लाखों लोग इसमें मर गए बीमारी से, लाखों पीड़ित हैं, पूरे देश में भय का माहौल बना हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब मैं 4 दिसंबर को अपने प्रखंड मुख्यालय पर समीक्षा बैठक किया, उसमें हमको 2 करोड़ से ऊपर का मामला घोटाला का नजर आया और मेरे पास साक्ष्य है उसका कि किस तरह से सरकारी पैसा का बांट किया गया है। ये सुशासन की सरकार में अफसरों के द्वारा किस तरह से उस मजदूर के रख रखाव में जो खर्च करना था उसके नाम पर लूटा गया है, ये सारा प्रमाण है मेरे पास। एक हमारे यहाँ राकेश टेंट हाउस है और राकेश टेंट हाउस का बिल जमा है 2 करोड़ 43 लाख का और 82 लाख रुपया उसको एडवांस हो गया, जबकि कहीं कोई राकेश टेंट हाउस मीनापुर में नहीं है। और जहां का एड्रेस दिया गया है ये हमारे पंचायत का है। ये लड़का कुछ नहीं करता, एक माफिया के साथ रहता है और उसी के सिंडिकेट में ही काम करता, बाद बाकी कोई काम नहीं है इसका। फिर इसके नाम पर 2.5 करोड़ के करीब में वाउचर जमा होना और 82 लाख रुपया इस पर पेमेंट होना, ये कहीं ना कहीं संदिग्ध है। दूसरा इसमें है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, अशोक इंटरप्राइजेज, इसके नाम पर 77 लाख रुपया एडवांस है। दिनेश प्रसाद, इसके नाम पर 69 लाख रुपया एडवांस है। प्रीतम कुमार सिंह जो है टेंट हाउस वाला, ये वो सही में है कि टेंट हाउस है इसका, जो ब्लॉक में चाहे कहीं भी रख रखाव का काम किया है। बाद बाकी जितने ही लोग हैं 3 लोग, इसमें से किसी का ना कोई टेंट है न कुछ है और इस तमाम लोगों के नाम पर 2 करोड़ 28 लाख रुपया का गबन किया गया है सरकारी पैसा का। इस मामले को लेकर के मैं जिला पदाधिकारी से भी मिलने जा रहा हूं। अगर जांच नहीं हुआ, इस सब पर कार्रवाई नहीं हुई ऐसे पदाधिकारियों पर और जो इन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोग इसको सदन तक ले जाएंगे, अपने नेता से भी बात करेंगे और इसको सदन से लेकर सड़क तक इसको लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जिस भय के माहौल में आम आदमी जी रहा है और उसका पैसा, बाहर से आए हुए मजदूर कितने रास्ते में मर गए, कितने बेघर हो गए और उसका पैसा ये लोग खाया है, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और मेरे पास प्रमाण है सारे का। इस टेंट हाउस के अलावा जितने भी क्वारंटाइन सेंटर थे और जो क्वारंटाइन सेंटर के प्रभारी थे, उनसे भी मैं बात किया हूं। जहां एडवांस हुआ है तो वो लोग कहते कि मैं अपने अपने सेंटर का टेंट से भोजन तक का व्यवस्था का पैसा मैं खुद दिया हूं, जो हमको एडवांस मिला है। फिर इनका कहां से आ गया? और पदाधिकारी लोग मिल करके स्कॉर्पियो तक गिफ्ट लिए हैं। हमको मालूम है कि जो पदाधिकारी इनका बिल पास करवाए, जो इनको एडवांस दिए हैं, उनको स्कॉर्पियो, नया मॉडल स्कॉर्पियो गिफ्ट किया गया।
तो जब स्कॉर्पियो गिफ्ट होता हो, कितने पैसे का 15 अंचलाधिकारी थे, सीओ को स्कॉर्पियो मिला है। देने वाला कौन है? अब देने वाला जो माफिया है वही ना दिया है। अब देने वाला कौन है तो डीएम ने जांच करें। स्कॉर्पियो का नंबर आपके पास है? अब लीजिए, अब नंबर हम लोग को थोड़ा मालूम, हम लोग को मालूम है स्कॉर्पियो देखे। नाम बता सकते कौन है? सीओ का नाम ज्ञान प्रकाश है, जिसका अभी मीनापुर से ट्रांसफर हो गया है। और इसमें अधिकतर कर्मचारी के नाम पर भी एडवांस है। आपको बता दें, सीओ कहाँ गए हैं? जो आदमी सही में काम किया है उसके नाम पर आप देख लीजिए कि 10,000 15,000 से ज्यादा एडवांस नहीं है। लेकिन इसमें भी जो गबन करने वाला है उसके नाम पर 5-5 लाख एडवांस है, लाख 2 लाख। जैसे मैं बता दूं आपको, देखिए 2 लाख 2 लाख 1 लाख। लेकिन जो सही काम करने वाले हैं उनके नाम पर 10,000 15,000 10,000 15,000 एडवांस है। इससे लगता है कि इसमें व्यापक पैमाने पर घोटाला हुआ है। और एक घोटाला अगर डीएम जांच करें, सही से निष्पक्ष जांच हो, तो एक घोटाला 4 करोड़ से ऊपर जाएगा। कौन कौन इसका जिम्मेदार मानते हैं? इसमें अंचलाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी? कर्मचारी तो हमारे यहाँ 4 हैं। देश भर में पहली बार 12 दिसंबर को ई लोक अदालत का गठन किया गया है। इसके माध्यम से लंबित मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इस संबंध में मुजफ्फरपुर के जिला जज अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि ई लोक अदालत में 1000 के करीब केसों के आने की संभावना है, जिसे क्षमा नामक एनजीओ के सहयोग से सुलह कराने का प्रयास किया जाएगा। 616 केसों की पहचान भी कर ली गई है। जिला जज ने लोगों से अपील करते हुए घर बैठे ई लोक अदालत का लाभ उठाने की बात कही। ई लोक अदालत का गठन पहले बार पूरे देश में किया जा रहा है और कोरोना के संकट को देखते हुए लोगों को कोर्ट नहीं आना पड़े। कोर्ट परिसर में लोक अदालत के दिन काफ़ी भीड़ हो जाती है। इसको अवॉइड करने के लिए हम पूरे देश में ई लोक अदालत का गठन किया गया है। और इसमें क्षमा नाम का एक एनजीओ है जो हम लोगों से जुड़ा हुआ है, वो सभी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग इसमें सबसे पहले केस आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें अभी कुल 616 केस कल तक का था। 616 केस आइडेंटिफाइड किया गया, जिसमें से कोर्ट केसेज हैं 250 के आसपास। और अभी बैंक का डाटा हमारा नहीं आया है, इसमें बैंक के केसेज शामिल नहीं हैं, केवल इंश्योरेंस के केसेज हैं और क्रिमिनल केसेज हैं और इलेक्ट्रिसिटी केसेज हैं। इसमें क्लाइंट्स को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग केस आइडेंटिफाई करके उनका जो मोबाइल नंबर रहता है, मोबाइल नंबर से वो समा जो एनजीओ है उनको प्रोवाइड कर देते हैं। वो एनजीओ उनसे संपर्क स्थापित करके उनका काउंसलिंग करती है, प्री काउंसलिंग करती है, उनको समझाती है। और अगर उसमें कोई परेशानी होती है तो हम लोग भी प्री सेटिंग करते हैं उन लोगों के साथ, और प्री सेटिंग कर करके उन लोग को सुलह के लिए तैयार करते हैं। और सुलह हो जाने के बाद उन लोग जब जिस भी शर्त पर तैयार होते हैं, उस शर्त के आधार पर हम लोग अवार्ड तैयार कराते हैं, जो कि ई अवार्ड होता है। फिजिकल नहीं, वो ई अवार्ड है। और उस पर उनका पार्टीज़ का डिजिटल सिग्नेचर होता है, पीओ का भी डिजिटल सिग्नेचर। कितने बेंच रहेंगे? उस दिन 5 बेंचों का गठन किया गया है और न्यायिक पदाधिकारी को, सभी न्यायिक पदाधिकारी को यहाँ रखा गया है कि अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुरंत और बेंच का गठन कर लेंगे। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।